क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, राइट? प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी हम लोगों ने किया था, एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थोड़ा सा किया था हमने, और आज हम करेंगे डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या स्पेसिफाई करता है कि हमें मार्केट नीड क्या है, ठीक है? मार्केट नीड क्या है और उस मार्केट नीड को फुलफिल करने के लिए कौन सा अलग अलग प्रोडक्ट हमें मार्केट में ऑफर करना है। तो मार्केट स्ट्रैटेजी जो है वो स्पेसिफाई करता है मार्केट के नीड को, और सर्व करने में हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बना करके मार्केट में ऑफर करना है, सर्व करना है, उसके बारे में बेसिकली स्पेसिफाई करता है कौन? प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। इट इज हेल्प टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द मार्केट। जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है बेसिकली वो कहीं ना कहीं कंपनी को पूरा ओवरऑल डोमिनेट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई भी कंपनी आपका है वहां पर प्रोडक्ट से ही आप डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट ही जो है दैट इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एवरी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वहां पर जो है मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी होता है दैट इज डोमिनेट द होल कंपनी। अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का, कि हाउ वी नीड टू इम्प्लीमेंट द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इन द ऑर्गेनाइजेशन, so the implementation of product strategy is totally depend upon the cooperation of other department as well। यानी कि जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोडक्शन से ही रिलेटेड सिर्फ इश्यूज हमें सॉल्व करने, प्रोडक्शन से ही रिलेटेड डिसीजंस लेने, ये जरूरी नहीं है। फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी we just need to deal with the other department as well। What are those departments? Finance department, sales department, marketing department. We just need to cooperate with each and every department present in the company, ठीक है? और साथ साथ में कॉर्पोरेट स्टाफ एंड मार्केटिंग, मतलब हर चीज के साथ हमें कॉपरेट करना पड़ेगा अगर हम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेसिकली ऑफर करना चाहते हैं, देन वी जस्ट नीड टू कॉपरेट विद ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब यहाँ पर बेसिकली जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो है उसको बेसिकली उसमें आपको जो लेवल्स हैं, यानी डिफरेंट लेवल्स जो है, इंटीग्रेशन वगैरह, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह, ऑल दीज लेवल्स आर वेरी मच डिफिकल्ट, राइट? ये सारे लेवल्स जो है प्रोडक्ट को बनाने का, न्यू प्रोडक्ट लाने का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी है। कुछ कंपनी जो है वो ओवरऑल जो है स्कोप देखती है स्ट्रैटेजी का, कुछ कॉर्पोरेट टर्म्स लेकर आती है और साथ साथ में प्रॉपर पोजिशनिंग करती है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है? यहाँ पर कुछ डायमेंशंस या कुछ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है। प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट एलिमिनेशन एंड न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। यानी कि हम प्रोडक्ट में किस किस तरीके से नए प्रोडक्ट को ला सकते हैं, जो नया प्रोडक्ट है उसको वापस इंप्रूव करके मार्केट में ला सकते हैं, रीपोजिशनिंग कर सकते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि अब कई बार जैसे व्हील का एडवर्टीजमेंट आता है ना, तो व्हील के एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा कि जैसे ज्यादा दमदार ऐसे करके एक फिर से कुछ उसमें इंप्रूव करके आप नए सर्फ को मार्केट में लेकर आते हो, है ना? तो इस तरीके से प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। या तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, नए प्रोडक्ट को लेकर आओगे, जो प्रोडक्ट आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है मार्केट में आप उसको एनेट करोगे यानी हटा दोगे। अब इन सब चीजों को, इन सारे स्ट्रैटेजी को समझने से पहले व्हाट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशनिंग। यहाँ एक टर्म आया है पोजिशनिंग, और पोजिशनिंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी स्ट्रैटेजी होगा, वट एवर द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इज, दैट इज टोटली फॉर बेसिकली प्रॉफिट अर्निंग, यानी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट बेसिकली गुड प्रोडक्ट, मार्केट में नहीं चलेगा, तो ऐसे केस में आप चाहे कितना भी बेसिकली आप वो प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको लॉस दे रहा है, आपकी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली आपके लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप उसको हटा देते हैं, नए प्रोडक्ट को लेकर आना, बट दिस इज नॉट सच अ इजी टास्क, ठीक है? बहुत लॉन्ग टर्म टास्क है, बहुत टाइम टेकिंग, बहुत एफर्ट लगता है। अब हम आते हैं पोजिशनिंग पे। तो पोजिशनिंग क्या होता है? बेसिकली दैट इज अ काइंड ऑफ पोजिशन ऑफ योर ब्रांड इन द मार्केट, यानी आपके ब्रांड का मार्केट में क्या पोजीशन है, कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि हम जैसे पतंजलि सुनते हैं, व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लाइक ये तो प्रोडक्ट जो होगा ये नेचुरल प्रोडक्ट है।
तो पतंजलि ने अपना मार्केट में एक पोजीशन बना रखा है फॉर आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट, राइट। तो पोजिशनिंग का मतलब यही होता है कि आपका जो ब्रांड है उसका मार्केट में क्या पोजीशन है, पीपल है उसको कितनी इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, व्हाट आर द बेसिकली परसेप्शन क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, गुड क्वालिटी, फिर लेस प्राइस, कुछ ना कुछ इमेज हमारे मन में प्रोडक्ट के लिए होता है। जैसे अगर हम डिटॉल के बारे में सुनते हैं तो वैसे ही प्रोटेक्शन वाला आ जाता है दिमाग में हमारे कि भाई ये जो सोप है दिस इज बेसिकली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जर्म्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो पोजिशनिंग है आपके ब्रांड का, इसको यहाँ पोजिशन है जो आपके ब्रांड का, दैट इज नोन एज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग एक रेफर करता है दैट इज अ प्लेसिंग अ ब्रांड in that part of the market where it receive a favorable reception compared to the competing product। यानी कि अपने ब्रांड का एक पोजीशन आपको क्रिएट करना है और उस मार्केट में आपको क्रिएट करना है जहां पर आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि पोजीशनिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द प्लेस एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांड ऑफ योर ब्रांड इन द मार्केट एज कंपैरिजन टू द कंपीटिंग ब्रांड। यानी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होंगे बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ब्रांड, आवर परसेप्शंस आर डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको पोजीशन, जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली किस तरीके से आप उसको पोजीशन को प्लेस कर सकते हो, किस तरीके से उसकी पोजीशनिंग कर सकते हो, बाय प्रोवाइडिंग अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। गुड प्रोडक्ट लो कॉस्ट में अगर आप प्रोवाइड कीजिएगा तो डेफिनेटली यू विल सक्सेसफुल इन प्लेसिंग या फिर पोजीशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। पोजीशनिंग जो है बेसिकली वो एक प्रॉपरली आपको इसके लिए डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, मार्केट रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज you never offer those product in the market which is basically not demanded। आप कभी भी वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लेकर आएंगे जिसका डिमांड नहीं है, ठीक है। और इसीलिए बेसिकली जो है पोजीशनिंग जो है दैट इज अ इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट हाउ दे आर गोइंग टू मेक द पोजीशन ऑफ देयर ब्रांड इन द मार्केट, ठीक है। पोजीशनिंग जो है वो बेसिकली किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, क्वालिटेटिव, अगर आप अच्छे फीचर्स देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे तो, और आप साथ साथ टैंजिबल डिफरेंसेस की तरह, जैसे जो मार्केट में दूसरे लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्पिटिटर, उसके कंपैरिजन में आपने अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग क्या रखी है, ठीक है, क्वालिटी क्या रखी है, इस तरीके से पोजीशनिंग हो सकता है। जब हम टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी है और एक मल्टीपल ब्रांड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। टाइप ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर दो तरीके की स्ट्रैटेजी है, सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी एंड मल्टीपल ब्रांड स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब जो पोजीशनिंग होगा a company may be identified as a single brand strategy and multiple brand strategy। यानी कंपनी जो है ये दोनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकती है। जिस कंपनी का सिर्फ एक ब्रांड है, ठीक है, a company may just have one brand that it may place in or more chosen market segment। यानी कि अगर कोई कंपनी है जिसका सिर्फ एक ब्रांड है, एग्जाम्पल के लिए इसको देखिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ कंपनी है और इसका एक ब्रांड है, मान लीजिए कोई भी AB ब्रांड है इसका, ठीक है। अब इसी एक प्रोडक्ट और इसी एक ब्रांड नेम से वो क्या करेगी, दूसरे सेगमेंट और मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करेगी, यहाँ पर इस वाले मार्केट में, इस वाले मार्केट में। अब इसको कहते हैं सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी, इसको कहते हैं सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी। सिंगल ब्रांड जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर एक ही सिंगल ब्रांड को लेकर के आप जो है उसको अलग अलग मार्केट सेगमेंट में प्रोडक्ट को सेल करोगे, यानी कि अलग अलग मार्केट में एक ही ब्रांड का पोजीशन बनाओगे, तो उसको कहते हैं सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी। उसको क्या बोलेंगे, सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। व्हेन द कंपनी हैव ओनली वर्किंग विद ओनली वन ब्रांड, एक ही ब्रांड के साथ काम करेगा और उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हर एक मार्केट में सेल करेगा, पोजीशन बनाएगा उसी सिंगल ब्रांड का, देन दैट इज नोन एज सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी, ठीक है, सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी। और कल को अगर नया कोई प्रोडक्ट भी लेकर आता है तो सिंगल उसी एक नाम से दूसरे प्रोडक्ट को भी ले आएगा। जैसे कि मैगी है, मैगी ने पोजीशन बना लिया मार्केट में, अब जो मैगी सूप, मैगी सॉस, मैगी मसाला, जो भी चीजें आ रही है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वो सारे मैगी के नाम से आ रही है।
तो यहाँ पर सिंगल Yes, ma'am. प्रोडक्ट, सिंगल ब्रांड के साथ जब हम कोई कंपनी जो चलती है और उसी सिंगल ब्रांड को हर एक मार्केट सेगमेंट में उसके साथ वर्क करती है, दैट इज नोन एज सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया दोनों को, लवली एंड आस्तीन? Yes. नेक्स्ट 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 मल्टीपल ब्रांड स्ट्रैटेजी। मल्टीपल ब्रांड स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि यहाँ पर जस्ट उसके जस्ट ऑपोजिट वाला सिचुएशन होगा, जब एक कंपनी के पास मल्टीपल ब्रांड है और वो अलग अलग ब्रांड को अलग अलग मार्केट में सर्व करती है, यानी अलग अलग ब्रांड के साथ वो वर्क करती है मार्केट में। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का मान लो कि यहाँ 10 कम से कम ब्रांड होगा उसका सोप का, जैसे लाइफ बॉय हो गया, डव हो गया, लक्स हो गया, तो ये इसके अलग अलग ब्रांड के नेम है प्रोडक्ट से रिलेटेड, और ये अलग अलग प्रोडक्ट के साथ डील करती है मार्केट में। तो यानी जो कंपनी है, दे कैन अडॉप्ट द बोथ स्ट्रैटेजी, बट द स्ट्रैटेजी शुड बी सुटेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द कंपनी। जैसे कोई कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट में डील करेगी, तो वो अपने प्रोडक्ट का एक ही नाम रखेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसके पास मल्टीपल ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड का नाम है, बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम है, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग नाम रखा हुआ, अलग अलग प्राइस सेट कर रखा है, तो ऐसे केस में वो मल्टीपल ब्रांड स्ट्रैटेजी के हिसाब से पोजीशन बनाएगी मार्केट में। ठीक है, पोजीशन बनाएगी मार्केट में। अब जैसे कि मैं बता दूं कि लक्स जो है दैट इज अ ब्यूटी सोप, लाइबो इज द जर्म्स प्रोटेक्शन सोप, एंड वही अगर हम बात करें लिरल की, लिरल और सिंथॉल एंड दीज काइंड्स ऑफ सोप, दैट इज अ बेसिकली कूल मिंट सोप, है ना। तो सबका अलग अलग एक पोजीशन है मार्केट में, जो कंज्यूमर को जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए होगा वो उस तरीके से खरीदेगा। डव इज अ काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर सोप। तो ये सारे एक ही बेसिकली कंपनी के हैं, HUL के, लेकिन यहाँ पर जो भी ये प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसका काम अलग अलग है, मार्केट में उसकी स्ट्रैटेजी अलग अलग है, और कंज्यूमर सब शॉप के लिए अलग अलग है। यानी कुछ कंज्यूमर जो है डव यूज करते हैं, सम कंज्यूमर्स आर यूजिंग लाइफबॉय, तो इसको कहते हैं मल्टीपल ब्रांड स्ट्रैटेजी। एंड एक आध ऐसी कोई कंपनी होती है जो सिंगल ब्रांड के नेम से प्रोडक्ट को सेल करती है, या तो वो सिंगल प्रोडक्ट के साथ वो डील करती है, सिंगल प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट सेगमेंट में सेल करती है। तो इसको कहते हैं सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी एंड मल्टीपल ब्रांड स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब दूसरे टाइप के प्रोडक्ट, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी तो हो गया, ठीक है, सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी या फिर मल्टीपल ब्रांड स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी की। ठीक है, प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी क्या है? ये बेसिकली एक तरीके से अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना है। अगर प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी may be understood as a competing against one's own brand through introduction of competing products, use of the private labeling and selling to the original equipment manufacturer। यहाँ पर प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपका ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट मार्केट में होगा, ठीक है, जो मार्केट में चल रहा है। अब उसी के कॉम्पीटिंग में आप उसी के हिसाब से कंपटीशन को देखते हुए कोई नया प्रोडक्ट को लेकर आओगे, और वो प्रोडक्ट जो होगा वो आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड पे ओवरलैप की तरह काम करेगा। यानी कि आपने कोई ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए ए प्रोडक्ट आपने बनाया, ठीक है, ए प्रोडक्ट, अब वो मार्केट में चल रहा है और कॉम्पिटिटर्स भी हैं उस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आप दूसरा कोई प्रोडक्ट लाओगे मार्केट में, ठीक है, दूसरा ब्रांड नाम के साथ दूसरा प्रोडक्ट आप लेकर आओगे, तो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट आपका ब्रांड है उससे वो एक तरीके का ओवरलैप वाला काम करेगा या कंपीट करने वाला काम करेगा। यानी कंपनी के सेम एक ही कंपनी के दो ब्रांड आपस में क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। तो इसको कहते हैं द प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी। यहाँ पर एक ही अपने ही ब्रांड से कंपटीशन होगा, नए जो भी आप नया प्रोडक्ट लेकर आओगे, और उसमें आप प्राइवेट लेबलिंग वगैरह यूज कर सकते हो और फिर उसको मार्केट में आप सेल करोगे। यानी यू कैन यूज द डिफरेंट नेम ऑफ द ब्रांड, लाइक मान लीजिए लक्स है और कोई डव लेकर आ गया, तो लक्स जो है दैट इज ऑलरेडी द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एंड डव आप लेकर आ गए, उसको ओवरलैप कर दिया कि इसको लक्स को और लक्स के साथ ही कंपीट करने लगे, बल्कि दोनों प्रोडक्ट सेम कंपनी का है। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी कब यूज किया जाता है? जब आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मार्केट के कंपटीशन में सस्टेन करना उसके लिए मुश्किल है, तो आप क्या करिएगा कि आप कोई बेटर इंप्रूव प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आइएगा, ठीक है, विद द बेटर क्वालिटी, विद द बेटर पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, विद द बेटर स्लोगन, विद द प्रॉपर एडवर्टीजमेंट। आप क्या कीजिएगा? अपने प्रोडक्ट को लेकर आइएगा और उसके बाद उस प्रोडक्ट की क्या कीजिएगा?
पोजिशनिंग करना शुरू कर दीजिएगा, एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। तो ओवरलैप क्यों है? क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसके साथ नया प्रोडक्ट क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है। कंपनी सेम है बट प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम अलग होने की वजह से सेम ही कंपनी जो है, कंपनी के प्रोडक्ट आपस में कंपीट कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी। अब प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी क्या होता है? प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली इट डील विद द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी। अब ये प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी जो है वो डिटरमाइन करता है ओवरऑल मिशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। इसको ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको बस थोड़ा सा रीड करके बता रही हूँ, फिर समझाती हूँ इसको। द कंपनी में अडॉप्ट अ सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, a multiple product strategy or a system of product strategy to increase the economies of scale. By developing specialization of single product, a company may focus on PSS. PSS होना चाहिए, प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी। यहाँ पर एक जगह PPS है, उसको PSS कर लीजिएगा, उसको PSS कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जो प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी है, कोई भी चाहे कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे, चाहे सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे, ये कहा जाता है कि बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उस पर फोकस रहिए, ठीक है? फोकस रहिए यानी कि आप प्रोडक्ट, यानी कि आप अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप कोई सिंगल प्रोडक्ट में ही आप क्या करें, अपने आप को प्रॉपरली स्टैब्लिश कर लें। मतलब सिंगल प्रोडक्ट में ही आप अपने प्रोडक्ट का पोजीशन इतना वास्ट कर लें ताकि वो सिंगल प्रोडक्ट से ही आपका प्रोडक्शन का लेवल काफी हाई हो जाए, यानी ओवरऑल जो आपका बिजनेस है वो सिंगल प्रोडक्ट के ही बेस पे चलना शुरू हो जाए। आप 2-3 ब्रांड्स लेकर आइए, लेकिन उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिस प्रोडक्ट में आप स्पेशलिस्ट बन जाइए पूरे मार्केट में, ठीक है? और उस एक प्रोडक्ट के सेल्स, मतलब डिमांड इंक्रीज होने से, सेल्स बढ़ने से आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसका, तो ऐसे केस में आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच कीजिएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर हम कोई भी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस होने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्कोप स्ट्रैटेजी का कहना है कि अब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंक्रीज करने के लिए एक स्पेशलाइजेशन डेवलप कीजिए, अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाइए, और किस चीज में, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट में। यानी आप फोकस कीजिए किसमें, एक सिंगल प्रोडक्ट के, एग्जैक्टली उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट पे आप क्या कीजिए, पोजिशनिंग बनाइए मार्केट में, उसका इंक्रीज कीजिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ सोप, ठीक है? हम सोप का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि जो लाइफ बॉय का जो सेल है दैट इज एज कंपैरिजन टू अदर सोप बहुत ज्यादा है ना? तो कहीं ना कहीं यही चीज कहा जा रहा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट में आप क्या कीजिए, स्पेशलाइजेशन रखिए, यानी कि मे भी आपके ज्यादा सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड एज सच ना हो, बट एक प्रोडक्ट ऐसा हो जिसका पूरे मार्केट में अच्छा खासा डिमांड हो, या फिर आपके जो सेगमेंट मार्केट या जो टारगेटेड मार्केट है उसमें प्रॉपर उसका डिमांड हो, ताकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच कर सके। ओके, so this one is the third point, that is the product scope strategy. Next is product design strategy. Product design strategy क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी जो है that is totally deal with the degree of standardization. What is the meaning of standardization? जैसे मान लीजिए कि मेरा ये चश्मा है, ठीक है? अब इसी चश्मे को मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर सेल कर रही हूँ विद द सेम प्राइस, विद द सेम क्वालिटी, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज। जैसे आपका 50-50 बिस्किट हो गया, कुरकुरे हो गया, चाहे आपके वो मैगी हो गए, बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, एवरीथिंग इज सेम, एंड यू विल गेट इट इन द ईच एंड एवरी एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है? मतलब रूरल एरिया तक में भी यू विल गेट द सेम थिंग, राइट? मे भी थोड़ी पैकेजिंग और क्वांटिटी का डिफरेंस हो सकता है, जैसे रूरल एरिया में 5 रुपए वाले पैकेट मैगी का डिमांड ज्यादा है कंपैरिजन टू बाकी एरिया में, बिकॉज द रूरल एरियाज इकोनॉमी इज कंपैरेटिवली लेस। तो ये हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है जहां क्वालिटी और प्राइस जो है वो चेंज ना हो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एरिया। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के साथ कौन काम करता है, आपका प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी, ठीक है? जो कंपनी है
उसके पास ऑप्शन है, वो या तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑप्ट कर सकता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब वही सेम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमाइज प्रोडक्ट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, यानी अलग अलग एरिया के हिसाब से हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर रेडी करते हैं। मॉडिफाइड या कस्टमाइज इसी को कहते हैं, टेलर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाइए, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाइए, या तो फिर आप प्रोडक्ट को थोड़ा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को विथ मॉडिफिकेशन हल्का फुल्का चेंज करके बनाइए। लाइक जैसे मैगी है, लेकिन मैगी को थोड़ा चेंज करके हमने बदल दिया। आई एम नॉट सेइंग दिस इज हैपनिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर या तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज कीजिए, या तो आप कस्टमाइज बनाइए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द टोटल चेंज प्रोडक्ट, यानी बिहार में बेचेंगे तो अलग बेचेंगे, यूपी में बेचेंगे तो अलग बेचेंगे, वैसा वाला सिचुएशन, ठीक है। या तो फिर थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में ही मॉडिफिकेशन कर दीजिए। To develop the standard product, यानी standard product को develop करने के लिए the company should aim to increase the economies of scale while it focuses the strategy for customized product to compete against the mass producer, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आप चाहे प्रोडक्ट की कैसी भी डिजाइनिंग रखिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रखिए, कस्टमाइज रखिए, प्रोडक्ट में चेंज करते रहिए, लेकिन हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। यानी आप बहुत सारे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करें, आपका बहुत बड़ा मास मार्केट है, ठीक है, और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच कर चुके हैं, इसमें भी वही सेम सिचुएशन, तब आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाइएगा तो बेटर होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक ही प्रोडक्ट को, स्पेशलाइजेशन है आपका, और एक ही प्रोडक्ट का डिमांड आपके मार्केट में बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कोई सा भी डिजाइन चूज कीजिए, कस्टमाइज या तो फिर स्टैंडर्ड, लेकिन दैट शुड बी, अगर स्टैंडर्ड है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और अगर आपका कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो दैट इज बेटर एबल टू कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब जो एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपनीज है उसके साथ बेटर वो कम्पीट कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन का ध्यान रखिए जब आप प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट को फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, मतलब प्रोडक्ट जो है वो फ्लेक्सिबल अप्रोच में रखिए उसको, कि जब जरूरत पड़े तो हम स्टैंडर्ड से उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन की तरफ भी ले जाए, कस्टमाइज से स्टैंडर्ड की तरफ भी ले जाए, यानी कि प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग होनी चाहिए दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड कॉम्पिटिशन, राइट। तो ये Yes, होता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी, कस्टमाइज या स्टैंडर्ड, मतलब एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी हो गया। न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। जब आप न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको पूरा मार्केट एनालाइज करना है, कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग सिस्टम देखना है, कस्टमर का प्रेफरेंस देखना है। इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक सिनेरियो, मतलब हेक्टिक वर्क, ठीक है। तो एक बोल सकते हैं हेक्टिक वर्क होने की वजह से बहुत टाइम टेकिंग है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और जरूरी भी नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट को नया मार्केट में लेकर आ रहे हो तो यू डोंट हैव एनी आइडिया दैट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू सेल इन द मार्केट और नॉट, right? yes, ma'am. Because of all these reasons, or so many, मतलब बोल सकते हैं so many things are required to start a new starter या फिर launch a new product in the market. तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जैसे कॉर्पोरेट, यहाँ पर 5 कंपोनेंट की बात की गई है। कॉर्पोरेट एस्पिरेशंस टुवर्ड द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ओपननेस और क्रिएटिविटी, एनवायरमेंटल फेवर टुवर्ड द क्रिएटिविटी, स्क्रीनिंग मेथड, न्यू आइडिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस, यानी इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन, फिर आपको स्क्रीनिंग, फिर आपको क्रिएटिविटी, एवरीथिंग आपको देखना पड़ेगा, हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है उसको आपको ये सारी जगह पे सुटेबिलिटी इसकी चेक करनी पड़ेगी कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में सूट करेगा कि नहीं, इस पर्टिकुलर एरिया में सूट करेगा कि नहीं। तो बाकी जो चीजें हैं वो तो मे भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट जो है उसमें इम्प्रूव करके भी कर सकते हैं, बट न्यू प्रोडक्ट का मतलब ही है कि आप बिल्कुल नया प्रोडक्ट को या फ्रेश प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रहे हो। तो नेक्स्ट एक आता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग डाइवर्सिफाई। जैसे मान लीजिए कि जैसे रिलैक्सो है, रिलैक्सो इज अ ब्रांड, अब उसके अंडर में कितने सारे ब्रांड है, ठीक है, वामास है, फिर आपका फ्लाइट है, फिर आपके फूल टाइम है। तो लाइक यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है। क्या बोले मैम? प्रोडक्ट सुन नहीं पाई। डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट, Continue. ओके।
तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक की जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है डाइवर्सिफाई फॉर्म है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करें, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो डेवलप फॉर द डेवलपिंग द अनफैमिलियर प्रोडक्ट डाउ, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। यानी कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे मान लीजिए हमने फैन बनाया, और अब फैन जो आ रहा है उसमें रिमोट के साथ फैन आ रहा है, तो आपने क्या किया, मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज होने की वजह से आपने थोड़ा सा उसको चेंज करके मार्केट में लेकर आए। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या क्या तरीकों से नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हो, इम्प्रूव प्रोडक्ट को ला सकते हो, ठीक है। तो Yes, यहाँ ma'am. पर जो प्रोडक्ट है उसको आप या तो मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लेकर आओगे, डाइवर्सिफाई करोगे, चेंजेस लेकर आओगे, या फिर आप नया प्रोडक्ट लेकर आओगे। न्यू प्रोडक्ट आर अनरिलेटेड टू एग्जिस्टिंग वन बट सोल्ड टू द सेम कस्टमर्स। जैसे मतलब दूसरा कोई प्रोडक्ट लेकर आओगे, नया प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे, दिस प्रोडक्ट, ये आप उसी कस्टमर को सेल करोगे जो कस्टमर को आप पहले अर्लियर जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो है आप अनफैमिलियर प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आओगे, या तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीट होने की वजह से नया प्रोडक्ट लेकर आओगे, या तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है नए प्रोडक्ट को लेकर आओगे, न्यू प्रोडक्ट को लेकर आओगे, और एग्जिस्टिंग वन से ही मतलब एक जैसा ही होगा, एग्जिस्टिंग वन की तरह, एग्जिस्टिंग जो कंपनी जो जिसकी जो प्रोडक्ट है उसकी तरह ही होगा, बट आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे सेम कस्टमर को, ठीक है। या तो आप प्रोडक्ट बिल्कुल ही नया लेकर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप 3 तरीके से प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। या तो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे जो एग्जिस्टिंग मार्केट में सेम टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन की तरह जो सेम प्रोडक्ट चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल है, अभी मोबाइल जो है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मान लीजिए एंड्रॉइड चल रहा है, तो एंड्रॉइड ही यूज करते हुए आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, तो ये एक हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। या तो आप सेकंड क्या कर सकते हो कि आप इसके जैसा प्रोडक्ट लेकर नहीं आओगे, थोड़ा सा अलग होगा प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, लेकिन आप सेल करोगे सेम ही प्रोडक्ट, सेम ही कस्टमर को। तो ये दूसरा अप्रोच हो गया हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट रहेगा और जो एग्जिस्टिंग है उससे वो अलग अनरिलेटेड रहेगा, लेकिन उस दूसरे प्रोडक्ट को आप सेम कस्टमर को सेल करोगे। और जो लास्ट है दैट इज द कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल नया होगा। यानी 3 सिचुएशन होगा डाइवर्सिफिकेशन में। व्हाट आर दीज थ्री बेसिकली मेथड्स, ये देख लीजिए। सबसे पहला जो है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, इसमें क्या होगा, बेसिकली जो प्रोडक्ट जो है वो सेम टेक्नोलॉजी और मार्केट से रिलेटेड होगा। यानी आप सेम टाइप का प्रोडक्ट लेकर आओगे, सेम टाइप का प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए लक्स है तो अब डव आ गया, तो यहाँ पर सेम टाइप का प्रोडक्ट है, दोनों बाथिंग सोप है, सेम मार्केट, थोड़ा सा चेंज करते हुए, डिमांड देखते हुए आप लेकर आ गए। सेकेंड जो है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर आप एक नया प्रोडक्ट जो भी आप लेकर आओगे वो अनरिलेटेड होगा आपके पुराने प्रोडक्ट से। यानी कि जैसे मैगी मसाला, मैगी मसाला अलग है, मैगी से तो अलग ही है ना, क्योंकि मैगी तो नूडल्स Yes, है, ma'am. मैगी मसाला वो समथिंग तो अलग स्पाइसेस है। मैगी मसाला हाँ अलग हो गया, मैगी अलग। हाँ, लेकिन हम सेल करेंगे उसी कस्टमर को जिसको मैगी सेल करते हैं, यानी यहाँ कस्टमर जो होंगे वो हमारे सेम होंगे लगभग। और जो सबसे लास्ट में आएगा दैट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, बिल्कुल प्रोडक्ट जो होगा वो नया होगा, यानी जो प्रोडक्ट आप लेकर आओगे बिल्कुल न्यू होगा, एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट से कोई का मतलब नहीं। तो यहाँ पर जो है ये होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, व्हेन वी आर एडिंग सम एडिशनल सर्विसेज विद द प्रोडक्ट देन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ओवरऑल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा कि जब आप प्रोडक्ट जो भी आप डील कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप लेकर आओगे, उस प्रोडक्ट में आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह एड ऑन कर दोगे, तो कहीं ना कहीं यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। So value marketing strategy, which is basically concerned with the delivering on the promises made for the product or the services. यहाँ पर क्वालिटी हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, मीटिंग टाइम कमिटमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप टोटल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की तरफ मूव ऑन करोगे और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को 100% यू विल ट्राई टू फुलफिल।
तो Yes. यानी कि वैल्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज समथिंग वेयर वी आर एडिंग सम एडिशनल थिंग एज इन आवर प्रोडक्ट, लाइक उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज ऐड कर दिया, फीचर्स ऐड ऑन कर दिया, कुछ सर्विसेज वगैरह को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज वगैरह हमने बेटर रखा, तो टाइम कमिटमेंट को बेसिकली हमने इफिशिएंट बनाया, हर प्रोसेस को इफिशिएंट बनाया, यानी कि इफ वी रिक्वायर्ड, अगर हमें जरूरत पड़े तो जो प्रोडक्ट है वो हम जैसे 4 दिन में डिलीवर करने की बात कर रहे तो हमने 4 दिन में डिलीवर किया। वी आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे बेसिकली बेस्ड रहेगा ये वैल्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कस्टमर को हम ट्राई करेंगे कि वो सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होता है, मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी, सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी, ठीक है, प्रोडक्ट ओवरलैप स्ट्रैटेजी, फिर आपका प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी, न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी एंड वैल्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग? Yes, ma'am. यहाँ पर एक चीज और है, Yes, ma'am. that is product elimination strategy. What is the meaning of product elimination strategy? In this situation, we are eliminating those products which is not, whose demand is not in the market. ठीक है, जिसका मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड डिक्लाइन हो चुका है, प्रोडक्ट डाउनवर्ड की तरफ है, प्रोडक्ट का सेलिंग बहुत कम हो रहा है, तो ऐसे केस में हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे और इम्प्रूव प्रोडक्ट और बेटर प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे। तो दिस इज प्रोडक्ट एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में यूज होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, बट नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट यूनिट इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। तो पहला जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में। तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, यानी देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन। इमेजिन करो नेशनल कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, हमारे फैक्ट्रीज जो हैं वो हर जगह पे सिचुएटेड नहीं है ना, बहुत कम जगह पे होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट, हाँ, लेकिन प्रोडक्ट को तो हम हर जगह ही प्रोवाइड करते हैं, यानी प्रोडक्ट को हम हर जगह ही डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, है ना, क्योंकि कंज्यूमर्स तो हमारे सारे हैं, जैसे एफएमसीजी की कंपनीज हैं, अब उनके हर जगह पे फैक्ट्रीज नहीं है, पटना में भी सारे फैक्ट्रीज नहीं है, बट पटना में हम लोग को मिल रहे हैं ना सारे प्रोडक्ट इजीली। व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड हाउ दिस इज हैपनिंग, है ना, व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड हाउ दिस इज हैपनिंग, हाँ एग्जैक्टली, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर हमारे बहुत सारी जगह पे हैं और कंज्यूमर जो है वो सीधे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकते। अब जैसे मुझे एक ब्रेड लेना होगा तो मैं यहाँ से सीधे उठ करके मैन्युफैक्चरर के पास थोड़ी चली जाऊंगी, ठीक है, मिल्क का पैकेट लेना होगा तो सुधा के फैक्ट्री में तो नहीं चली जाऊंगी मैं, राइट, आई विल गो टुवर्ड द नियर बाय जो रिटेलर्स होंगे वहां पर मैं जाऊंगी खरीदने। अब रिटेलर्स का प्रोडक्ट आते कैसे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, यानी प्रोडक्ट को हम किस तरीके से कंज्यूमर तक अवेलेबल करवा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, यानी प्रोड्यूसर जो है हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो हम अवेलेबल करा रहे हैं कंज्यूमर तक। ये बहुत इजी टास्क ये भी नहीं है, लॉन्ग टर्म, इसमें बहुत ज्यादा लेबल्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, मिडलमैन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, बट हम क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ सा डिफरेंट ये होगा कि वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल कंज्यूमर्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो सकते हैं, यानी इंडिया में कोई प्रोड्यूस कर रहा है और उससे हमें कहाँ तक पहुंचाना है, उससे हमें पहुंचाना है मान लीजिए जापान के कंज्यूमर तक। तो ऐसे केस में हम किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग अप्रोच को हम कैसे यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट जो है वो कितनी भी बेटर क्वालिटी का बनाइए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, लेकिन अगर वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली योर ऑल एफर्ट विल बिकम वेस्ट, राइट, वेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनाइएगा और कंज्यूमर को दीजिएगा ही नहीं, तो किस लिए बनाया, वो वाला बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी चीजें। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में बेसिकली हम चैनल्स को यूज करते हैं, कौन कौन से चैनल को यूज करते हैं, सबसे पहले तो एक्सपोर्टिंग होता है, यानी प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे एक्सपोर्ट करना। अब एक्सपोर्ट भी करने के लिए यहाँ पर दो तरीके का एक्सपोर्ट होता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है और डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, यहाँ पर कोई भी जो कंपनी है, जो कोई भी कंपनी होगी
वो क्या करेगी, यानी कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है ए। अब ए क्या करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। अब ए जो क्या Yes, ma'am. करेगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो दूसरे बेसिकली मिडल मैन को यूज करेगा। मान लीजिए कोई मिडल मैन है, वो ए को कहेगा कि भाई हम आपके प्रोडक्ट को जापान तक पहुंचा देंगे, तो यहाँ पर वो मिडल मैन को यूज करेगा, ठीक है। या फिर कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होगा, यानी बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो एक्सपोर्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक्सपोर्टिंग का काम करता है। तो ए जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो इसको मिडलमैन को या फिर इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा। अब ये ड्यूटी, इसके प्रोडक्ट को पहुंचाने की जो ड्यूटी होगी वो किसके पास चली जाएगी, मिडलमैन या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो है ये जो प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री यानी जापान तक, जापान में पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर जो ए है वो किसका यूज कर रहा है, मिडलमैन या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि जो ए है वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा है। यहाँ पर दे आर यूजिंग मिडलमैन, हाँ दे आर यूजिंग मीडिएटर, मिडलमैन एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। यानी कि ऐसा एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, एक कंट्री से जब हम दूसरे कंट्री प्रोडक्ट भेजते हैं तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। पर यहाँ जो एक्सपोर्ट हो रहा है दैट इज नॉट द डायरेक्ट वन, दिस इज द इनडायरेक्ट वन, बिकॉज द मैन्युफैक्चरर आर यूजिंग द different mediators to sell the product to the target international consumer or different country, यानी दूसरे कंट्री में सेल करने के लिए, भेजने के लिए प्रोडक्ट को दे आर यूजिंग द मिडलमैन, तो दे आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। क्लियर हो गया इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है नाश्री? Yes, ma'am. I got it. हाँ, अब इसका एक डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि जो मेन डिसएडवांटेज है इनडायरेक्ट मेथड का एक्सपोर्टिंग का, कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ ओवरसीज मार्केट जो है वो डिपेंड करता है मिडल मैन पे, ना कि प्रोड्यूसिंग का, मतलब जो प्रोड्यूसर है ना उसका बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो सब पोजीशन पूरा मिडल मैन के पास चला गया है। तो मैन्युफैक्चरर जो है ना वो कहीं से भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकता अपने बिहाफ से, क्योंकि मिडल मैन और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वही बीइंग अ मेडिएटर दे विल वर्क फॉर दिस। तो कहीं भी प्रोड्यूसर का नाम इस चीज में नहीं आता है कि भाई इन्होंने प्रोडक्ट भेजा है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि और एक और चीज है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो उसको सेल करने के लिए मैन्युफैक्चरर को कमीशन भी देना पड़ता है, तो एक रेट जो होता है कंज्यूमर तक पहुंचते वो थोड़ा लिटिल बिट एक्सपेंसिव भी हो जाता है। हाँ, ये सारे डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो मिडलमैन जो है ये मिडलमैन पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ना कि जो फर्म जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को वो करता है, क्योंकि मिडलमैन सारी क्या ले लेता है, सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज समथिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है, इसमें जो इंटरनेशनल सेलिंग है वो बेसिकली प्रोड्यूसर डायरेक्ट करता है, ठीक है। यानी जो ये मैन्युफैक्चरर है ए वो डायरेक्टली सेल करेगा प्रोडक्ट टू द जापान, ठीक है। यानी ए कहाँ का है, ये इंडिया का है, तो इंडिया से डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो जापान एक्सपोर्ट होगा विदाउट यूजिंग मेडिएटर, दैट इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। यहाँ पर जो इंटरनेशनल सेलिंग एक्टिविटी होगा वो सारा का सारा डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर पे, और एक्टिविटीज जो है वो एक डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, या मैन्युफैक्चरर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ए का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना है, मान लो बी, तो वो बी को, ए और बी जो है वो साथ का ही ऑर्गेनाइजेशन, और बी या ए में से मतलब इसका कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन जो बी है वो इसको सेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो होंगे ये है जो है ये दैट इज द डिफरेंट थिंग, ये अलग आएंगे। लेकिन जो ए है मैन्युफैक्चरर जो ए है वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करेगा, अगर वो किसी सेल भी करवाएगा तो वो उसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी इंडिपेंडेंट, मतलब इस तरीके से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ये बेसिकली ए का ही ऑर्गेनाइजेशन होगा बी। तो इसको हम कहेंगे बेसिकली डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। क्लियर हो गया आपसे? यस क्लियर हो गया। अभी और भी चीजें हैं कि मिडलमैन भी बहुत तरीके के हैं, जैसे आपका एक्सपोर्ट हाउस वगैरह है, वो क्या क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट जहां पर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या मिडलमैन को यूज किया जाता है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में इंटरनेशनल मार्केट तक,
सेकेंड जो डायरेक्ट है, जहां पर ये पूरा जिम्मेदारी प्रोड्यूसर का है, इंटरनेशनल ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना, कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का यूज नहीं होगा, लाइक मिडल मैन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हम यूज नहीं करेंगे। अगर यूज भी करना होगा तो अपने खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर है, डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको यूज कर करके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे। Yes, ma'am. क्लियर हो गया? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ma'am. ऑफ, हाँ ठीक है, मिडल मैन और एक्सपोर्टर्स कौन कौन है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ओके Thank you, ma'am. ओके।